दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों की खास बात यह है कि वे मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती हैं। चाहे वह अपनी अनोखी सोच से लोगों को चौंकाए या अपनी चतुराई से मुसीबतों से बाहर निकले, हर कहानी में एक छिपा संदेश होता है। शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का यह किस्सा काफी मशहूर है। दोस्तों, सराय के अंदर अजीब सा माहौल था। सुर्ख चेहरे वाला मोटा सा सराय का मालिक एक भिखारी नुमा व्यक्ति की गर्दन दबोचे उसे बुरी तरह झकझोर रहा था। भिखारी बेचारा डरा समा आंखों में खौफ लिए उससे अपनी गर्दन छुड़ाने का असफल प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग इर्द-गिर्द खड़े तमाशा देख रहे थे। यह देखकर मुल्ला नसरुद्दीन भला कहाँ शांत रहने वाला था। वह आगे बढ़ा और सराय मालिक से मुखातिब होकर बोला, क्यों भाई, क्या माजरा है? क्यों इस गरीब की चटनी बनाने पर तुले हो? छोड़ो इसे और पहले बताओ कि क्या किस्सा है। सुरखरू चेहरे वाले ने उसे झटककर इस प्रकार छोड़ा कि वह गिरते गिरते बचा। फिर बोला, यह भिखमंगा आवारा इंसान, अल्लाह करे इसकी नाक सड़ जाए, इसकी आंतों में कीड़े पड़ जाएं। यह तो सब खुदा की मर्जी पर है कि यह होगा या नहीं, मगर आगे का किस्सा तो बयान करो, दीन ने उसे डांटा। मुल्ला नसरुद्दीन ने, यह जलील उस वक्त मेरी दुकान में आया जब मैं सींग कबाब भून रहा था। इस उठाईगीर ने अपने कपड़ों में से एक रोटी निकाली और मेरी अंगीठी पर तब तक सेंकता रहा जब तक कि मेरे सींग कबाब की खुशबू इसकी रोटी में रचबस न गई। जब इसकी रोटी पूरी लज्जतदार हो गई तो इसने मजे से उसे खा लिया और जाने लगा। जब मैंने इससे रोटी सेकने की कीमत मांगी तो देखिए, पूछिए इन सबसे, यह कीमत देने से साफ मुकर गया। अब आप बताइए, मेरे सींग कबाब की खुशबू क्या हराम की थी जो यह रोटी में लपेटकर निगल गया? मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसे समझते देर न लगी कि ये सुरखरू चेहरे वाला पक्का हरामी है। मन ही मन उसने सोच लिया कि इसे सबक सिखाना ही होगा। उसने उस गरीब से मुखातिब होकर पूछा, क्यों जी, क्या यह बात सच है? डर और परेशानी के मारे उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। वह सहमा हुआ सा खड़ा एकटक उसका चेहरा देखने लगा। उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जैसे जिबा होने से पहले बकरे की आंखों में दिखाई देते हैं। क्या तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि बिना कीमत चुकाए किसी की कोई भी चीज लेना गुनाह है? मुल्ला नसरुद्दीन की यह बात सुनकर सुरखरू सराय मालिक का चेहरा खिल उठा। भिखारी को संबोधित करके वह बोला, इस काबिल और इज्जतदार नेक बंदे की बात पर ध्यान दे शैतान। कुछ सुनाया नहीं तूने? मुल्ला नसरुद्दीन ने भिखारीनुमा व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? भिखारीनुमा व्यक्ति ने अपने लिबास में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकालकर मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ पर रख दिए। सराय मालिक ने अपना आधा फुट चौड़ा चर्बीदार पंजा नसरुद्दीन के आगे फैला दिया। ठहरो, जरा तसल्ली रखो। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसका हाथ पीछे हटा दिया और कहा, पहले जरा अपना कान मेरे करीब लाओ। सुरखरू सराय मालिक ने अपना दायां कान मुल्ला नसरुद्दीन के आगे कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन उसके कान के पास मुट्ठी करके सिक्के खनखनाने लगा। कैसी है इनकी खनखनाहट? बहुत खूब, बढ़िया, मजा आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिक्के भिखारी को दे दिए और बोला, ऐ मेरे गरीब दोस्त, इंसाफ बराबर हुआ, अब तुम जा सकते हो। क्या कहा? सराय मालिक के तेवर फौरन बदल गए। उसकी आंखें लाल होकर बाहर को उबल पड़ी। क्रोध से दहाड़ा, जा सकते हो, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे मिले ही नहीं। ज्यादा न बनो। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन के भी तेवर बदल गए।
तुम्हें तुम्हारी खुशबू की पूरी कीमत मिल चुकी है। कैसे? कैसे मिल चुकी? सुरखरू चेहरे वाला चिल्लाया, फिर लोगों को संबोधित करते हुए बोला, देख रहे हैं आप लोग कैसी गुंडागर्दी हो रही है यहाँ, और आप लोग चुप हैं? ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आप भी सुनिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने तमाशबीनों से कहा, तुम्हारा हिसाब बराबर इस प्रकार हो गया दोस्त कि इसने तुम्हारे सींग कबाब की खुशबू सूंघी सूंघी न? हाँ, सींग कबाब खाए तो नहीं? नहीं। बदले में तुमने इसके सिक्कों की खनखनाहट सुन ली और यह भी कहा कि मजा आ गया। कहा था कि नहीं? कहा था। तो बस हिसाब बराबर। वाह वाह, मरहबा मरहबा। लोग मुल्ला नसरुद्दीन की तारीफ करने लगे। क्या इंसाफ किया है। सराय का मालिक अग्नेय नेत्रों से मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। इस वाकिये को सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन भी हौले हौले मुस्करा रहा था, हालांकि उसकी पलकें मुंदी हुई थीं। शोर ज्यादा बढ़ जाता इससे पहले ही एक व्यक्ति बोला, इतने जोर से मत हंसो वरना लोग समझ जाएंगे कि हम मुल्ला नसरुद्दीन की बातें कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन सोच रहा था कि इन लोगों को इस घटना का कैसे पता चला। यह घटना बगदाद में नहीं बल्कि इस्तांबुल में घटी थी। फिर इन बगदादियों को इसकी भनक कैसे पड़ी? तभी मवेशियों के व्यापारी ने कहा, अब एक किस्सा मैं भी सुनाता हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ। सुना जाता है कि फिर उसकी आंखों के सामने यह घटना फिल्म के दृश्यों की भांति सजीव हो उठी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन का यह किस्सा भी काफी मशहूर है। एक बार वह एक गांव में लगभग 6 महीने तक रहा। वह अपनी हाजिर जवाबी, कुशाग्र बुद्धि और हंसीमजाक के लिए काफी प्रसिद्ध हो गया था। यह आवाज सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन बुरी तरह चौंक पड़ा। यह आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। यह आवाज हल्की और भर्राई हुई थी। उसे लगा कि उसने कुछ समय पूर्व ही यह आवाज सुनी है, मगर कब और कहाँ? दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी उसे याद नहीं आया। वह कह रहा था, एक रोज की बात है। उस प्रांत के अधिकारी ने उस गांव में अपना एक हाथी भिजवा दिया, जहां की मुल्ला नसरुद्दीन रहता था। अधिकारी ने आदेश दिया कि हाथी के खाने पीने का कुल इंतजाम गांव वालों को ही करना होगा। यह हाथी अपनी भारी खुराक के लिए काफी विख्यात था। वह एक समय में 50 गट्ठर चरी, 50 गट्ठर जौ, 50 गट्ठर मक्का और 100 बोझ चारा खा जाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 दिन में ही गांव वालों के खेत खलिहान खाली हो गए। जब वे बेचारे बिल्कुल निराश हो गए और दूसरा कोई चारा न रहा, तो गांव वालों ने फैसला किया कि मुल्ला नसरुद्दीन को कस्बा अधिकारी के पास भेजा जाए, ताकि वह अधिकारी से निवेदन करे कि वे अपना हाथी उस गांव से वापस मंगवा लें। यह निर्णय हो जाने के बाद सब मुल्ला नसरुद्दीन के पास गए और उसे अपनी परेशानी बताई। नसरुद्दीन ने सबकी परेशानी को सुना, फिर उनका कष्ट दूर करने के लिए सहमत हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उसने अपने गधे पर जीन कसी और निकल पड़ा प्रांत अधिकारी से मिलने। नेकी के काम में तो वह कभी पीछे रहता ही नहीं। एक व्यक्ति बोला, अरे काहे की नेकी? जाने से पहले गांव वालों से वो अपना मेहनताना तय करना नहीं भूला था। दरअसल इस काम के लिए उसने गांव वालों से इतनी मोटी रकम वसूली थी कि कितनों को तो अपने घर ही बेचने पड़ गए थे। वे फकीर हो गए। उनकी उस खराब हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नसरुद्दीन ही था। मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उसने लेटे-लेटे ही एक लंबी हुंकार भरी। हूँ। किसी भी व्यक्ति ने इस हुंकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी ने सोचा कि सुनने वाला ही हुंकार भर रहा होगा, जबकि किस्सागो अपना किस्सा सुनाने में व्यस्त था। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन अपने सुस्त और बदमिजाज गधे
पर सवार होकर प्रांतीय अधिकारी के महल पर जा पहुंचा। वह काफी देर तक अधिकारी के नौकरों की कृपा पर मोहताज लोगों की भीड़ में खड़ा रहा कि शायद भूल से उन लोगों की नजर उस पर भी पड़ जाए। वह उस नजरेक्रम के इंतजार में था जिसने कुछ लोगों को खुशियां बख्शी तो कुछ को बर्बाद भी किया। जैसे ही अचानक वहां आए अधिकारी की नजर मुल्ला नसरुद्दीन पर पड़ी तो उसकी शानदार सूरत देखकर नसरुद्दीन इतना भयभीत तथा आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी टांगें सियार की पूंछ की तरह कांपने लगीं और उसके जिस्म में खून का दौरा धीमा पड़ गया। वह पसीने से लथपथ हो गया और उसका चेहरा तो खड़िया से भी अधिक सफेद दिखाई देने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से फिर हूं की आवाज निकली, मगर कहानी सुनाने वाले ने आक्रोश में भरी इस हुंकार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ही री में बोलता चला गया। डर के मारे मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से आवाज न निकली। फिर कुछ साहस बटोरकर बदबूदार लकड़बग्घों जैसी मिमियाती आवाज में वह बोला, ऐ मेरे शानदार आका, ऐ इस सूबे के शानदार उजाले, ऐ इस सूबे के चांद सूरज, इस सूबे के निवासियों को खुशियां और आनंद बख्शने वाले, अपने इस नाचीज गुलाम की भी फरियाद सुनने की मेहरबानी कबूल फरमाएं जो कि आपकी इस शानदार चौखट को अपनी दाढ़ी से साफ करने के भी लायक नहीं है। प्रांतीय अधिकारी खुश हो गया और उसने मुल्ला नसरुद्दीन को अपनी बात कहने की इजाजत बख्श दी। ऐ दयालुओं के दयालु, आपने अपना एक हाथी हमारे गांव में भेजकर हम पर बड़ी मेहरबानी की है। यह हमारी खुशनसीबी है कि हमें उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह उससे असली और मुद्दे की बात कह सके, इसलिए इधर उधर की हाँकते हुए वह बोला, हालांकि हाथी की सेवा में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं उठाई जा रही, मगर फिर भी हमें एक बात की चिंता खाई जा रही है। चिंता? प्रांतीय अधिकारी की भवें तन गईं। वह गुर्राया, कैसी चिंता? मुल्ला नसरुद्दीन उसके सामने ठीक वैसे नहीं झुका जैसे ईख के खेत में खड़ा इकलौता गन्ना आंधी में झुक जाता है। बोलता क्यों नहीं? किस बात की चिंता खाई जा रही है? मुल्ला नसरुद्दीन ने भयभीत होकर कांपते हुए कहा, हुजूर, हालांकि हाथी की सेवा में हम जी जान से जुटे रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वह हमारे साथ रहकर खुश नहीं है। उसे खाया पिया नहीं लगता, वह बड़ा उदास सा रहता है, लगता है या तो उसे आपकी याद सताती है या एकांत में रहना ही उसे पसंद नहीं। सरकारे आली, पूरा गांव उसकी उदासी को लेकर परेशान है। गांव वालों ने मुझे आपके पास इस निवेदन के लिए भेजा है कि या तो उसकी उदासी दूर करने के लिए आप किसी हथिनी की व्यवस्था करें या उसे वापस उसके परिवार या झुंड में पहुंचा दें, क्योंकि हम सब यूं खामोश रहकर उसकी उदासी नहीं देख सकते। इस निवेदन को सुनकर प्रांत का अधिकारी बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत गांव में एक हथिनी भिजवाने का आदेश जारी कर दिया और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को अपना जूता चूमने की इजाजत दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस काम को इतनी लगन से अंजाम दिया कि अधिकारी के जूते की रंगत ही उड़ गई है। मुल्ला नसरुद्दीन के होंठ काले ने पड़ गए और इससे पहले कि किस्सा सुनाने वाला आगे कुछ और कह पाता कि मुल्ला नसरुद्दीन जोर जोर से चीखा, तू झूठ बोल रहा है, अबे गंदे और मरियल कुत्ते! यह तेरी जुबान, तेरे होंठ और तेरा पेट है जो बड़े लोगों के जूते चाट चाट कर काले पड़ चुके हैं। मुल्ला नसरुद्दीन आज तक कभी किसी बड़े आदमी के आगे नहीं झुका। तू एक नेक दिल इंसान को क्यों मुफ्त में बदनाम कर रहा है? नेक व्यापारियों, तुम इस पाजी की बात न सुनकर इसे मारपीट कर यहाँ से भगा दो। वह बदनाम करने वाले उस व्यक्ति से निपटने के लिए उठकर उसकी ओर झपटा ही था कि ठिठक कर रुक गया।
उसके सामने चेचक के दागों वाला वही व्यक्ति था जिसकी काइयां आंखें काफी पीली थीं। यह वही नौकर था जन्नत पर पुल की बाड़ बनाने को लेकर मुल्ला नसरुद्दीन की, जिससे पहले ही झड़प हो चुकी थी और जो उसकी थैली से 150 तंके तक अपने मालिक की सलामती की नमाज अदा करने के लिए ले गया था। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, अबे अमीर के खुफिया जासूस, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरी नजरें तुझे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। बता, लोगों की जासूसी करने नकाने का तुझे क्या मिलता है? जिन निर्दोष और मासूमों को तू फांसी दिलवाता है, उसके एवज में कितनी रकम हासिल होती है तुझे? चेचक के चेहरे वाला भी उसे देखकर चौंका। अभी तक वह खामोश बैठा मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। फिर अचानक उसने ताली बजाई और जोर से चीखा, सिपाहियों, सिपाहियों! जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन ने सिपाहियों के भागते कदमों की आवाज सुनी, वैसे ही एक भी पल गवाए बिना वह उछला और चेचकरू नौकर को एक ओर धकेलता हुआ बाहर निकल गया। दरअसल चेचकरू जासूस की यह एक चाल थी। वह इसी प्रकार मौका पाकर व्यापारियों के झुंड में शामिल हो जाता था और मुल्ला नसरुद्दीन की टोह लेने के लिए इस प्रकार के मनगढ़ंत किस्से सुनाया करता था, ताकि मुल्ला नसरुद्दीन स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार जब उसका विरोध करे तो वह उन्हें सिपाहियों से पकड़वा दे और उसके बदले में अमीर से इनामो इकराम हासिल करे। आज काफी दिनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई थी, मगर मुल्ला नसरुद्दीन उसकी पकड़ से बाहर निकल चुका था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे चौराहे के दूसरी ओर पहरेदारों के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। उसने जिस तरफ से भी निकलना चाहा, सामने सिपाही ही दिखाई दिए। एक पल के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि आज उसका बच निकलना मुश्किल है। लानत है मुझ पर, आज बुरा फंसा। ए मेरे वफादार गधे, तू कहाँ है? लगता है आज तेरे मेरे बिछुड़ने का समय आ गया है, मुल्ला नसरुद्दीन बड़बड़ाया। मगर तभी एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी। आज भी बुखारा वाले इस घटना को याद करते हैं। यह एक ऐसी घटना थी जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। इस घटना से बुखारा वासियों को काफी माली नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, करीम सेठ बुखारा का मशहूर साहूकार था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपना कामकाज संभालने के लिए उसने तरह तरह के विशेषज्ञों को अपने यहाँ नौकरी दे रखी थी। खुद उसके जीने का तरीका किसी बादशाह से कम नहीं था। होता भी क्यों नहीं। आखिर सेठ करीम के पास बेशुमार दौलत जो थी। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा आया हुआ था, तब सेठ करीम ने अपने घर पर एक शानदार दावत दी थी। उसने एक तरह से बुखारा के तमाम नामी लोगों को न्योता भेजा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेमिसाल दाढ़ी और नोकदार टोपी के साथ ही हर फनमौला व्यक्तित्व के कारण बुखारा में अपनी अलग पहचान रखता था। सेठ करीम का आमंत्रण उसे भी मिला। दावत से ठीक एक दिन पहले सेठ करीम ने उसकी तैयारियों के लिए विचार विमर्श की जरूरत महसूस की और कुछ चुनिंदा लोगों को इस विचार विमर्श के लिए बुलाया। इन चुनिंदा लोगों में मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम भी शामिल था। मुल्ला को जब सेठ करीम का यह बुलावा मिला तो वह चकरा सा गया। आखिर सेठ करीम ने उसे विचार विमर्श के लिए क्यों बुलाया है? यह तो उसका बिल्कुल निजी मामला है। जिसे चाहे बुलाए और जो चाहे खिलाए। आखिर दावत वह दे रहा है, उसमें भला मेरी सलाह की जरूरत कहाँ से आन पड़ी? मुल्ला ने मन ही मन फैसला किया, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना चोगा पहना, घेरेदार सलवार पहनी और नोकदार टोपी पहनकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बाजार की तरफ निकल गया। बाजार पहुंचकर मुल्ला को वहां कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बाजार में छोटी दुकानें तो खुली हुई हैं, मगर बड़ी दुकानें बंद हैं। बाजार में चहल पहल की कमी थी।
दाएं बाएं देखता हुआ मुल्ला अपनी आदत के अनुसार दाहरी सहलाता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में उसने दो दोस्तों को बातें करते जाते देखा। दोनों मुल्ला नसीरुद्दीन से महज 2 कदमों की दूरी पर चल रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, मेरी मान, जब तुझे सेठ करीम ने विचार के लिए बुलाया है तो चला ही जा। कमबख्त बहुत संगदिल है, सनकी भी है। यदि तुम उसके यहाँ नहीं गए तब हो सकता है कि वह इस बात का बुरा मान जाए। और यह तो तुम जानते ही हो कि आधा बुखारा उसकी जागीर है, जिसे वह पसंद नहीं करता है, उसका तो बुखारा में रहना ही मुश्किल है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब सेठ करीम के बारे में उस व्यक्ति की ये बातें सुनी तो वह अचरज में पड़ गया और अपनी चाल तेज करते हुए उन दोनों के करीब पहुंच गया और उनके साथ चलते हुए पूछा, एक बात बताइए भाईजान, यह सेठ करीम क्या बहुत खतरनाक आदमी है? दोनों ने चौंकते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा और उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से मुखातिब होते हुए कहा, लगता है आपको बुखारा के बारे में कम जानकारी है। सच कहें तो बुखारा की चांदनी का बादशाह है सेठ करीम। बुखारा के बाजार में जितने भी व्यापार चल रहे हैं उनमें आधे से भी अधिक में सेठ करीम का पैसा लगा हुआ है। पैसे की सनक सेठ करीम पर ऐसे सवार है कि किसी भी आदमी के पास वह अपना एक पैसा नहीं छोड़ता। हिसाब किताब में वह इतना खरा है कि छोटी सी चूक के लिए वह अपने कारिंदों को बड़ी से बड़ी सजा देने से भी नहीं हिचकता। इन दिनों उसे मशहूर होने की सनक लग गई है, इसीलिए वह समय समय पर दावत देता रहता है। इन दावतों से वह बस इतना चाहता है कि लोग उसे शाखर्च मान लें और उस पर जो कंजूस होने का ठप्पा लगा हुआ है वह हट जाए। सेठ करीम के बारे में मिली इन जानकारियों से मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसके पास नहीं जाने का विचार त्याग दिया और तय कर लिया कि वह सेठ करीम के बुलावे पर अवश्य जाएगा और देखेगा कि इस शख्स में ऐसी क्या खास बात है कि लोग उससे इतना खौफ खाते हैं। तभी दूसरे दोस्त ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, देखते नहीं हैं जनाब, बाजार की सारी बड़ी दुकानें इस वक्त बंद हैं। सभी दुकानदार इस समय सेठ करीम के पास दरबार लगा रहे होंगे। इतना सुनने के तत्काल बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपना रुख सेठ करीम के महल की ओर कर लिया और तेज कदमों से चलता हुआ सेठ करीम के पास पहुंच गया। जिस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन सेठ करीम के घर पहुंचा उस समय सचमुच वहां दरबार जैसा माहौल था। सेठ करीम का रुतबा ऐसा था कि बिना उसकी इजाजत के कोई बोल नहीं रहा था। बुखारा के लगभग सभी बड़े लोग वहां बैठे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन को भी एक आसन पर बैठा दिया गया। खबास उसके लिए शरबत ले आया। पहले ही घूंट में शरबत से जो तरावट और स्वाद मुल्ला नसीरुद्दीन को मिला उससे वह समझ गया कि यह शरबत कुछ खास है। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे शरबत के घूंट भरने लगा और वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे संजीदगी से देखने लगा। मुल्ला जब बाजार से सेठ करीम के घर की ओर चला था तब उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह सेठ करीम को उसके दोहरे चरित्रा से निजात दिलाकर रहेगा। इसलिए वह वहां अपने लिए उचित अवसर की तलाश में था। सेठ करीम उस समय दावत की तैयारियों में होने वाले खर्चों का हिसाब करने में लगा था। उसका लेखाकार उसे हिसाब दिखा रहा था। कागज के एक लंबे टुकड़े पर फहरिस्त बनी थी जिस पर व्यय का ब्यौरा लिखा था। सेठ करीम को उस ब्यौरे में कोई त्रुटि दिखी और वह बिगड़कर लेखाकार को फजीहत करने लगा। अरे, तुम पर इतने बड़े कारोबार का दारोमदार है और तुम ऐसी गलतियां करते हो। दावत पर तो कुछ लाख का खर्च है और तुम्हारी इस चूक से कुछ हजार का ही नुकसान हो सकता है, मगर तुमने ऐसी गलती कारोबारी खाते में कर डाली तो नुकसान करोड़ों का भी हो सकता है। लेखाकार थरथर कांप रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। सेठ करीम का गुस्सा 7वें आसमान पर था।
वह चीखा, तुम जैसे कामचोरों को सजा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद उसने उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों, आप लोग भी आकर इस लेखाकार की करतूत इस फहरिस्त में देख लें। मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैं शाहखर्च आदमी हूं, मगर हिसाब किताब में बहुत पक्का हूं। थोड़ी भी गफलत मुझे बर्दाश्त नहीं है। उसकी यह बात सुनकर भी सभी अतिथि अपनी जगह पर बैठे रहे। कोई अपनी जगह से हिला नहीं, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन के मुंह से अनायास ही निकला, देखना क्या है, 3 का 5 हो गया होगा। नसीरुद्दीन की यह बात सेठ करीम ने सुन ली। संयोग था कि उसके पास लेखाकार ने जो फहरिस्त प्रस्तुत की थी उसमें एक स्थान पर 3 के स्थान पर 5 लिखा गया था और इसके कारण एक बड़ी रकम गफलत में पड़ गई थी। सेठ करीम ने आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया और पूछा, यह किसकी आवाज थी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मेरी। सेठ करीम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, आपने तो चकित कर दिया जनाब। आपने बजा फरमाया। इस नामुराद ने 3 की जगह 5 लिखकर घपला किया है और खुदा का शुक्र है कि यह पकड़ा गया। आप उतनी दूर क्यों हैं जनाब, आइए मेरे पास बैठिए। मुल्ला नसीरुद्दीन दूर से ही उस दरबार का जायजा लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जगह पर बैठे बैठे ही कहा, चकित होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो एक मुहावरा कहा था। नहीं जनाब, हम भी पारखी हैं। आप आकर हमारे करीब बैठिए। आपकी जगह तो यहाँ है मेरे पास, सेठ करीम ने अनुनय करते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास अब कोई चारा नहीं रह गया, इसलिए वह अपने स्थान से उठा और सेठ करीम के पास जाकर बैठ गया। सेठ करीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जनाब का नाम जान सकता हूँ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। नसीरुद्दीन। सेठ ने नाम दोहराया, नसीरुद्दीन, फिर कहा, कहीं मुल्ला नसीरुद्दीन तो नहीं? हाँ वही, संक्षिप्त सा उत्तर दिया मुल्ला नसीरुद्दीन ने। वाह जनाब, खूब मिले। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया, सेठ करीम ने खुश होते हुए कहा। अभी तो पास बुलाया है। पाया कहाँ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। पाया नहीं तो पा भी लेंगे, सेठ करीम ने हंसते हुए कहा, मैंने जो चाहा है उसे पाया भी है। खुशी हुई जानकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मगर मैं अभी किसी की चाहत के रूप में शुमार नहीं किया गया। इतना कहने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन हंसने लगा। सेठ करीम भी मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ हंसने लगा था। उसकी हंसी रहस्यमय थी, जिससे यह जाहिर नहीं हो रहा था कि यह हंसी प्रसन्नता की हंसी है या कटाक्ष की। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बैठाकर फिर से लेखाकार की तरफ मुखातिब हुआ है। हाँ, तो तुम क्या समझ रहे थे कि तुम्हारी यह जालसाजी पकड़ी नहीं जाएगी? मूर्ख, इस तरह की गड़बड़ी मैं सबसे पहले पकड़ता हूँ। अब तुम सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ, सेठ करीम ने बेहद ठंडे स्वर में लेखाकार से कहा। सजा का नाम सुनते ही लेखाकार की पेशानी पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी। वह थर-थर कांपते हुए घुटनों के बल खड़ा हो गया और सेठ करीम के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, लेखा में कलम की चूक के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मगर सरकार, यह गलती किसी गोलमाल के इरादे से नहीं की गई है। मुझे माफ कर दें। गिड़गिड़ाते लेखाकार को देखकर सेठ के चेहरे पर क्रूरता का एक अजीब सा भाव उभर आया और उसने सांप की तरह फुफकारते हुए कहा, सेठ करीम, ऐसी गलतियों के लिए माफी नहीं दिया करता। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। यह लो अपनी फहरिस्त। सेठ करीम ने कागज का वह लंबा टुकड़ा जिस पर हिसाब लिखा हुआ था लेखाकार की तरफ बढ़ाया। लेखाकार ने कागज का वह टुकड़ा सेठ से ले लिया। सेठ करीम ने कागज लेखाकार को थमा देने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए तैनात लठैत को इशारा करके बुला लिया और लेखाकार को देखकर मुस्कुराया। बड़ी जहरीली थी उसकी मुस्कान। मुस्कुराते हुए सेठ करीम की तरफ वहां बैठे तमाम लोग देख रहे थे।
सबको सांप सूंघ गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। सेठ करीम की धनलोलुपता और क्रूरता के तरह तरह के किस्से उन लोगों ने सुन रखे थे। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद सेठ करीम ने गूंजती आवाज में कहा, लेखाकार, तुमने अक्षम्य भूल की है। तुम्हारी आसान सजा यह है कि तुम अपने हाथ के कागज को इन तमाम लोगों के सामने चबाकर खा जाओ, और कठिन सजा यह है कि इस लठैत से 50 लाठियों की बख्शीश अपने बदन पर लो। दोनों सजा में से एक सजा तुम्हें चुननी है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने लिए कौन सी सजा चुनते हैं। सेठ करीम इतना रहमदिल है कि किसी से अपनी बात जबरन नहीं मनवाता, यहां तक कि सजा भी मुंहमांगी देता है। लेखाकार के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने लिए कागज खाने की सजा चुन ली। सबके सामने वह कागज के टुकड़े मुंह में रखता और उन्हें धीरे धीरे चबाकर निगल जाता। यह एक श्रमसाध्य और कष्टप्रद प्रक्रिया थी जिससे लेखाकार गुजर रहा था। अंततः सारा कागज निगलकर लेखाकार ने सेठ करीम की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो, अब क्या आज्ञा है हुजूर। सेठ करीम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम दफा हो जाओ। यहां कभी नजर आए तो लठैतों के हवाले कर दिए जाओगे। लेखाकार बहुत गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, मगर सेठ करीम ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ मुखातिब हो गया। मुल्ला साहब, हमारा कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सुई से लेकर जहाज तक हम खरीदते और बेचते हैं। बुखारा में जितने भी कारोबारी हैं, उनका कारोबार हमारे ही बूते चलता है। आज से आप हमारे लेखा विभाग का जिम्मा संभाले। मुझे आप जैसे तेज दिमाग इंसान की शिद्दत से तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि आप मुझे मिले हैं। मगर सेठ साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं हिसाबी नहीं हूं। मैंने तो मुहावरा कहा था, आपने उसे हिसाब समझ लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ करीम से अपना पिंड छुड़ाते हुए कहा। नहीं मुल्ला नसीरुद्दीन, हम भी आंख वाले हैं। ऐसे ही हम इतने बड़े कारोबारी नहीं हो गए हैं। इंसान को पहचानने की कुव्वत तो मुझ में है ही। नानुकुर से काम नहीं चलेगा। अभी से आप लेखा विभाग का काम संभाल लें। अब सारे खर्चों का ब्यौरा आपके पास पहुंचा करेगा और सारी लेनदारियां व देनदारियां आपको बता दी जाएंगी। आपके जैसे व्यक्ति को यह हिसाब किताब समझने में देर नहीं लगेगी। मुहमांगा वेतन आपको दिया जाएगा। यदि आप चाहें तो वेतन की रकम पेशगी ले सकते हैं। बेचारा मुल्ला नसीरुद्दीन पड़ गया सेठ करीम के चक्कर में। उसकी हालत यह थी कि न तो हाँ कहते बन रहा था और न ही ना कहते। अंततः 100 अशर्फिया प्रतिमाह रहने खाने की सुविधा और तीमारदारी के लिए 2 आदमियों की देनदारी पर मुल्ला नसीरुद्दीन को सेठ करीम ने लेखा विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी। मुल्ला नसीरुद्दीन उसी दिन से सेठ करीम के कारोबार का नया लेखाकार मुकर्रर हो गया। संयोग की बात थी कि मुल्ला के काम संभालते ही 10 लाख अशर्फियों की एक लेनदारी का पता चला। उसके कनिष्ठ कर्मचारी मुल्ला से पूछने आ गए कि यह डूबी रकम अब कैसे निकलेगी। 10 साल पहले पानी के एक जहाज की बिक्री में यह रकम लटक गई थी। मुल्ला ने कहा, सूद समेत इस रकम की वसूली की जाएगी। मुल्ला का यह आदेश कर्मचारियों पर भारी पड़ा। वे आपस में विचार करने लगे कि एक तो डूबी रकम का पता चला, ऊपर से खुश होने की जगह यह मुल्ला दाढ़ी सहलाते हुए बोल रहा है कि सूद समेत बकाये की वापसी होनी चाहिए। प्यादे दौड़ाए गए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज का मालिक बुखारा में ही रहता था मगर 10 महीनों से जहाज के साथ निकला हुआ था। कब लौटेगा किसी को पता नहीं। यही सूचना ला सके प्यादे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अनुमान लगाया, पानी के जहाज से कहीं भी जाने में 5-6 महीने लगते हैं और आने में भी 5-6 महीने।
तो यह कारोबारी जो 10 महीने से बाहर है अब लौटने वाला है। एक दिन सेठ करीम के सामने मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस डूबी रकम की चर्चा छेड़ दी। सेठ करीम ने समझा कि मुल्ला नसीरुद्दीन के कमाल से ही इस डूबी रकम का पता चल पाया है। इसलिए उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, यह रकम भी आप ही वसूलें। किसी और के बूते की बात नहीं कि डूबा पैसा निकाल लाए। सबके सब काहिल हैं, इन्हें बस पगार समय पर चाहिए। सेठ करीम के पास बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। सेठ करीम वहां से उठकर चला गया। तब भी मुल्ला नसीरुद्दीन वहीं बैठा अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। दरअसल उस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोच रहा था कि जहाजी लोग बहुत दिलदार होते हैं। राजा महाराजाओं के साथ व्यापार करने के कारण उनमें राजा महाराजाओं वाले गुण भी आ जाते हैं। जहाजी जब घर लौटता है तब इफरात पैसा कमा चुका होता है। यदि समय पर उससे मिल लिया जाए तो सेठ करीम के पैसे भी वापस आ जाएंगे और ब्याज के रूप में कुछ रकम और मिल जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे दिन ही अपने सभी सहयोगियों को बुलाकर कहा, जहाज वाले से पैसे वसूलने मैं जाऊंगा। ब्याज भी वसूलना मेरा काम होगा। तुम लोग सिर्फ इतना करो कि जहाजी के लौटने की खबर मुझको मिल जाए, इसकी व्यवस्था करो। अभी 10-12 दिन ही बीते थे कि एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को उस जहाजी के आने की सूचना मिल गई और मुल्ला नसीरुद्दीन दाढ़ी सहलाते हुए बिना वक्त गवाए जहाजी के मकान की तरफ पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसने एक गधा किराए पर लिया और 2 खाली बोरियां भी खरीद ली। जब मुल्ला नसीरुद्दीन जहाजी के मकान पर पहुंचा तब वहां बेशकीमती सामानों की बोरियां करीने से सजाई जा रही थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जहाजी को अपना परिचय सेठ करीम के खजांची के रूप में दिया और कहा, हमारी 10 लाख अशर्फियों से 1 करोड़ अशर्फियां बनाई हैं आपने, और फिर 1 करोड़ से 3 करोड़ और 3 करोड़ से 9 करोड़ बनाकर 9 महीने में चले 10 महीने 12 दिन में पहुंचे हो। अब कर दो हमारा हिसाब, नहीं तो बादशाह जान जाएगा तुम्हारा हिसाब। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर जहाजी चकरा गया। यह सच था कि जब वह यहाँ से चला था तो जहाज पर 10 लाख अशर्फियों का माल ही लादा गया था और 1 करोड़ में उसकी बिक्री हुई थी। फिर उसने 1 करोड़ का माल जहाज पर लादा जिसकी बिक्री 9 करोड़ में हुई। यदि बादशाह को उसकी कमाई का पता चल जाए तो आधी कमाई नजराने में चली जाएगी। ऐसा सोचकर जहाजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को आदर से बिठाया और उसने 10 लाख अशर्फिया दी और सूद मांगने पर 3000 अशर्फिया और दी। इसके बाद मुल्ला के आगे हाथ जोड़ लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अशर्फियों को बोरों में बंद किया और गधे पर बोरों को लादकर सीधे सेठ करीम के पास पहुंचा। सेठ करीम उस समय अपनी बेगम के साथ था। किसी को उसके कमरे की ओर जाने की इजाजत नहीं थी। कमरे के बाहर जनखों का परा था। जब मुल्ला के बार बार कहने पर भी कोई सेठ करीम को खबर करने के लिए तैयार नहीं हुआ तब मुल्ला करीम ने चीख कर कहना शुरू किया, सेठ करीम सुनो, एक गधा अशर्फियों के साथ खड़ा तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सेठ करीम के कानों तक मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज पहुंची। वह अपने कमरे से यह सोचकर बाहर आया कि मुल्ला नसीरुद्दीन बिना कारण तो आया नहीं होगा, जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी। सेठ करीम ने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, आओ मुल्ला नसीरुद्दीन। नहीं सेठ करीम, आज मुझे नहीं, इस गधे को बोरे सहित कमरे में बुलाओ। 10 लाख 3000 अशर्फिया यह गधा जहाजी के घर से ले आया है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सेठ करीम को समझ में आ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन जहाजी के पास से उसकी डूबी रकम सूद समेत निकाल लाया है। नसीरुद्दीन के इशारे पर वह गधे को कमरे में ले गया और अशर्फियों से भरी बोरियां उतारकर गधे को वापस लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे की लगाम थामते हुए सेठ करीम से कहा, सेठ, मुझे अभी 2 अशर्फिया दे दो, 1 अशर्फी गधे का किराया और 1 अशर्फी की दोनों बोरियां। अरे गधे का भाड़ा अशर्फियों में? 1 अशर्फी में 2 बोरियां तो महंगी हैं, सेठ करीम ने चौंककर पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, भाड़ा गधे का नहीं सोचता मैं तो देखता हूं कि गधे को भाड़े पर किसने लिया है। मुल्ला नसीरुद्दीन नाम है मेरा। हर काम का मेरा अपना तरीका है। सेठ करीम ने विनम्रतापूर्वक कहना शुरू किया, अरे मुल्ला साहब, आप तो नाराज हो गए। ये लीजिए 2 अशर्फिया। मैं भला आपको नाराज कर सकता हूं? यह डूबी रकम निकाल लाने और 3,000 अशर्फियों अधिक लाने का इनाम भी तो आपको मिलना ही चाहिए। कल आप अपना हिसाब किताब देख लें। आपकी जो लेनदारी होगी वह और अपनी तरफ से जो देना होगा वह भी मैं कल दे दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन 2 अशर्फिया लेकर वहां से चल दिया। गधे वाले को उसने 1 अशर्फी दी तथा 1 अशर्फी अपनी जेब के हवाले कर गधे वाले की दुआएं लेता हुआ अपने घर लौट गया। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़ी सी रोटी लपेटकर कांख में दबाए सेठ करीम के पास पहुंचा। सेठ करीम ने मुल्ला नसीरुद्दीन का यह अंदाज देखा तो उससे पूछा, क्या बात है मुल्ला साहब, आपने कांख में क्या दबा रखा है? सेठ साहब, यह है मेरा हिसाब लेनदारियों का। आप हिसाब किताब में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते और आदमी है गलतियों का मजमुआ। आखिर मैं भी आदमी ही हूं। मैंने सोचा कि गलती मुझसे भी हो सकती है, इसलिए अपना हिसाब मैंने रोटी पर तैयार किया है। क्या पता कि गलती निकल ही आए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। क्या मतलब? सेठ करीम ने पूछा। मतलब यह कि लेखाकार को आपने एक गलती पर कागज का पुलिंदा निगलने की सजा सुनाई थी। मैं कागज नहीं खा सकता, इसलिए मैं रोटी पर हिसाब लिख लाया हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सेठ करीम को मुल्ला के इस कथन से बड़ी ग्लानि हुई। उसने उस दिन ही लेखाकार को नौकरी पर बुला लिया और मुल्ला नसीरुद्दीन को 3,000 अशर्फिया देकर विदा किया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से जाने लगा तब अचानक सेठ करीम को एक झटका सा लगा कि तेज दिमाग नसीरुद्दीन अब उसका मुलाजिम नहीं है, तो उसके मुंह से निकला, अब क्या होगा? दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक मौलवी के बगीचे के सामने से गुजर रहा था। मौलवी साहब एक बोरे में कद्दू भर रहे थे। मौलवी हालांकि पूरा बोरा भर चुके थे, मगर लालच के मारे उन्होंने उसमें और अधिक, यूं कहा जाए कि ठूस ठूस कर कद्दू भर लिए। ढोने की बात तो कौन कहे, अब तो वह बोरा उनसे उठाया तक नहीं गया। आठ बगीचे के गेट पर खड़े खड़े वे सोच रहे थे कि क्या करें। कद्दू कम करते हुए उनका जी कट रहा था और इतना वजन उठाना उनके फरिश्तों के भी वश में नहीं था। तभी मुल्ला नसरुद्दीन उधर से गुजरा। उसे देखकर मौलवी साहब बहुत खुश हुए और उसे संबोधित किया, सुनो बेटे। मुल्ला ठिठके, आदाब बजा लाता हूँ मौलवी साहब। खुदा सलामत रखे, आवाज में मिस्री सी घोलकर वे बोले, बेटे, क्या तुम मेरा यह बोरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मुल्ला नसरुद्दीन के पास उस समय पैसा नहीं था, वह बोझा उठाने के लिए सहमत हो गया और पूछा, यह बोरा ले जाने के लिए कितना पैसा देंगे आप मुझे? लालची मौलवी उसे भला क्या देते, बोले, पैसे की बात मत करो मेरे बेटे, हम तो अल्लाह वाले हैं, हमें भला पैसे से क्या लेना देना, हमसे तो कोई इल्म ले लो, ज्ञान ले लो। जब तुम मेरा बोरा उठाकर चलोगे तो रास्ते में मजहब से ताल्लुक रखती ज्ञान की 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर तुम उन पर अमल करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से लबरेज हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि चलो धर्म ज्ञान की बातों की ही जानकारी हासिल कर ली जाए, आखिर यह भी कभी न कभी काम ही आएगी। ठीक है बुजुर्गवार, मुझे मंजूर है, कहकर उसने बोरा उठा लिया और चल दिया।
मौलवी साहब की आंखें चमकने लगीं और अपनी बुद्धि पर उन्हें रस खो उठा कि कैसा बेवकूफ बनाया इस नौजवान को। जिस रास्ते से होकर वे गुजर रहे थे वह काफी ऊंचा था। उसके एक ओर गारा और कीचड़ था। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ा सुस्ताने के लिए रुक गया। कहीं मुल्ला नसरुद्दीन का इरादा ही न बदल जाए, यह सोचकर मौलवी साहब बड़े ही आत्मविश्वास और रहस्याना अंदाज में बोले, सुनो नौजवान, अब मैं तुम्हें धर्म ज्ञान की बात बताता हूँ। देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनन, क्योंकि यह बात बड़े कांटे की है। जब से ये कायनात बनी है तब से आज तक इससे बड़ी कोई बात हुई ही नहीं। अगर तुम इन लफ्जों का मतलब समझ लोगे तो यह उन अलिफ लाम मीम हरफों का हकीकी आशय समझने के बराबर होगा जिनसे हजरत मोहम्मद ने कुरान का दूसरा अध्याय शुरू किया था। उत्सुकता से मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है मेरे आदरणीय बुजुर्गवार? सुनो, ध्यान देकर सुनो। अगर कोई तुझसे कहे कि सवारी करने से पैदल चलना अधिक बेहतर है तो उसकी बात पर हरगिज भी भरोसा न करना मेरे बेटे। मेरी यह बात याद रखने के काबिल है, हर समय गौर करने के काबिल है, तभी तुम इन शब्दों में छिपे धर्मज्ञान के रहस्य को समझ सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की उल्लू जैसी गोल गोल आंखें मौलवी के चेहरे पर जम गईं और स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा वह। मौलवी के चेहरे पर ढकी छिपी मक्कारी उसकी पैनी नजरों से बच न सकी थी। लेकिन बेटे, मौलवी साहब पुनः बोले, यह बात जो मैंने तुम्हें बताई है यह उस बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें करीब 2 फरलांग की दूरी पर दिखाई दे रहे एक पेड़ की ओर इशारा करके वे बोले, उस दरख्त के नीचे जाकर बताऊंगा। अच्छा, खुश होकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, तब तो मुझे उस दरख्त के नीचे शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। कहकर उसने कदुओं का बोरा उठाया और चल दिया। हालांकि वह पसीने से तरबतर था, मगर देखना चाहता था कि यह मौलवी उसे किस हद तक बेवकूफ समझता है। शीघ्र ही वह उस दरख्त के नीचे पहुंच गया और तब मौलवी बोला, बेटे, धर्मज्ञान की इस दूसरी बात तमें पूरा कुरान शरीफ, आधी शरीयत और चौथाई हकीकत भरी पड़ी है। इस बात को समझ लेने वाला कभी भलाई के रास्ते से नहीं डिगेगा, वह हमेशा सच्चाई और नेक नियति के रास्ते पर चलेगा। मेरे बेटे, इस अक्लमंदी की बात को समझने की कोशिश कर। यह तेरी खुशनसीबी है कि बिना कुछ खर्च किए तुझे यह बात पता चल रही है। धर्मज्ञान की वो दूसरी बात यह है कि यदि कोई तुझसे कहे कि गरीब आदमी की जिंदगी अमीर आदमी के मुकाबले कहीं बेहतर है तो इस बात पर हरगिज हरगिज विश्वास न करना। वाकई मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर गर्दन हिलाई। लेकिन यह दूसरी बात उस तीसरी बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसकी तेज चमक सूरज की रोशनी की तरह है। उसकी गहराई यानी उसके अर्थ की मिसाल सिर्फ समुद्र की गहराई से दी जा सकती है। और वह तीसरी बात आप मुझे अपने घर चलकर बताएंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी 2 बातों तो ने ही तुम्हें कितना जहीन बना दिया है। मौलवी साहब खुश होकर बोले, अब जल्दी चलो मेरे बेटे, बहुत आराम कर लिया। ठहरिए मौलवी साहब। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े शांत किंतु रहस्यपूर्ण लहजे में बोला, आपकी वह तीसरी बात जो आप मुझे अपने घर चलकर बताने वाले हैं वह मुझे अभी पता चल चुकी है। आप अपने घर पहुंचकर बताएंगे कि समझदार आदमी बेवकूफ आदमी को बिना कोई पैसा दिए कद्दुओं का बोझ उठवा सकता है। यह सुनते ही मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उनसे कुछ कहते नहीं बना। हक्के बक्के से वह मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखते रह गए। अपने घर पहुंचकर वह वाकई यही सब कहने वाले थे। अब मुल्ला नसरुद्दीन बड़ी शांति और सब्र से बोला, एक बात धर्मज्ञान की आप मुझसे भी सुनिए। मेरी एक ही बात आपकी तीनों बातों पर हावी है।
मैं पाक पैगंबर की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी धर्मज्ञान की बात इतनी आशयपूर्ण तथा चकाचौंध कर देने वाली है कि इसमें कुरान, शरीयत, तरीकत व अन्य किताबों सहित इस्लाम, बौद्ध, फलसफा, ईसाई और यहूदी धर्मों की सभी बातें सम्मिलित हैं। मुल्ला जी, मुझे सच्चाई और ईमान की तहजीब देने वाले मेरे उस्ताद जी, इस बात से अधिक जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई धर्मज्ञान की बात कभी हुई ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बोल रहा था और मौलवी साहब बगुले की भांति उसका चेहरा देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, हाँ, एक बात, और मेरी बात को सुनने से पहले आप अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह बात इतनी भव्य और आश्चर्य में डाल देने वाली है कि इससे किसी भी इंसान का दिमाग फिर सकता है। मौलवी साहब, अपने दिलो दिमाग को खासा मजबूत कर लीजिए और सुनिए, अगर आपसे कोई कहे कि ये कद्दू फूटे नहीं हैं, तो उसके मुंह पर थूक दीजिएगा। उसकी बात को खालिस झूठ मानिएगा और उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कद्दुओं का बोरा उठाया और करीब ही एक सूखे गड्ढे में फेंक दिया। कद्दू बोरे से निकलकर पत्थरों से गए। दोनों हाथ उठाकर बोले, हाय। टकराट कराकर चकनाचूर हो मौलवी साहब हाय हाय करते रह गए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कहकर वह कभी अपने बाल नोचते, कभी छाती पीटते। मुल्ला नसरुद्दीन से वह लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि शरीर में इतनी जान ही नहीं थी। आंथ छाती पीटने और दाढ़ी नोचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर चलते चलते मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मौलवी साहब, खुद देख लीजिए कि जो बात मैंने बताई उसमें कितनी सच्चाई है। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि धर्मज्ञान आन की मेरी बात सुनकर आप पागल भी हो सकते हैं। खैर, अब आप खुद अपनी हरकतें देख लें। यह सुनकर वहां बैठे लोग ठठाकर हंस पड़े। उधर चायखाना भी ठहाकों से गूंज उठा। अरे, इन्होंने तो इस घटना की भी जानकारी हासिल कर ली। मगर कैसे? उस समय तो उस सड़क पर केवल दो ही व्यक्ति थे, एक मैं और दूसरा मौलवी। मैंने इस घटना का जिक्र भी किसी से किया नहीं। हो सकता है कि मौलवी ने ही इस घटना का जिक्र किसी से किया हो, या हो सकता है कि बाद में उसे इस बात का इल्म हो गया हो कि उसके कद्दू किसने ढोए थे। इधर मुल्ला नसरुद्दीन यह सब सोच रहा था और उधर एक अन्य व्यक्ति ने उसकी एक और दास्तान सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 5 मुल्ला की नसीहत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी एक दिन सुबह सुबह घर के मैले कपड़े धोने बैठी। मुल्ला सुबह की सैर के लिए निकल गया। उन दिनों मुल्ला को सेहत सुधारने के लिए कुछ न कुछ करने का चस्का लग गया था। वह समय समय पर अपनी पत्नी को नसीहत देता रहता, खाली मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ करती रहो। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त, दिमाग तरोताजा और मन शांत रहता है। खुदा की यही 3 नियामतें हैं। इन्हें जिसने पा लिया वही खुशकिस्मत है। मुझे देखो, हमेशा सक्रिय रहता हूँ, जिससे मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरा शरीर मेरी चेष्टाओं की अवहेलना नहीं करता। मेरे कदम नपेतुले होते हैं और दिमाग हमेशा तरोताजा बना रहता है, जिससे मुझसे गलतियां नहीं होती। हाँ, तो मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर के लिए निकल गया। घंटे भर बाद लौटा। उस समय भी उसकी गोलमटोल बेगम कपड़े धोने में लगी हुई थी। मुल्ला को सैर करके वापस आया देख उसकी बेगम ने उसे आवाज लगा दी, जरा इन धुले कपड़ों को छत पर फैला आइए। मुल्ला को पत्नी का यह निर्देश पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, अरे क्या आधा अधूरा काम करती हो? कपड़े धोने का मतलब कपड़े की धुलाई करना, उन्हें सुखाना, सुखाने के बाद शिकन हटाने के लिए उन पर इस्त्री करना और तह लगाकर उन्हें करीने से अलमारी में रखना भी होता है। मगर तुम्हें कौन समझाए?
इतने दिनों से गृहस्थी संभाल रही हो मगर अब तक तुम में कपड़े धोने तक का शऊर नहीं आया। मुल्ला की तकरीर सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई, मगर वह करती भी क्या। उसने मुल्ला के मुंह लगने से बेहतर यही समझा कि खुद उठकर कपड़ों को फैला आए। सुबह से लगातार कपड़े धोते रहने के कारण वह थक भी गई थी, इसलिए वह उठी और कपड़ों को बटोरकर ले जाने लगी कि आंगन में एक स्थान पर काई होने के कारण उसका पाँव फिसल गया और संभलने की कोशिश में उसके हाथ से छिटककर धोए कपड़े दूर जा गिरे। कपड़ों में जगह मिट्टी लग गई। मुल्ला की पत्नी ने कपड़े उठाए और उन्हें लेकर फिर से खंगालना शुरू किया। मुल्ला यह नजारा देख रहा था। उसे पत्नी पर बोलने का फिर अवसर मिल गया। उसने पत्नी से कहा, देखा बेगम, मन और शरीर में संतुलन नहीं होने से ऐसा ही होता है। जरूर तुम्हारा दिमाग कहीं और था और मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल हो रही थी जिसके कारण तुमने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया। सोचो, तुम गिर भी सकती थी। इसी से तो कहता हूं कि। मुल्ला की पत्नी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नसीहतें देने के स्थान पर यदि तुमने मेरे काम में थोड़ा हाथ बंटाया होता तो ऐसा कतई नहीं होता। सुबह से कपड़े धोते धोते मैं थक गई हूँ, इसलिए ही तुमसे कहा था कि कपड़े छत पर फैला आओ, मगर तुम मेरी सुनते कब हो। मुल्ला नसीरुद्दीन को लगा कि अब नसीहत देने के स्थान पर उसे खुद कपड़े सूखने के लिए छत पर ले जाकर फैला देना चाहिए। वह उठा और कपड़े लेकर छत पर चला गया और उन्हें सूखने के लिए फैला दिया। वापस लौटने पर उसने अपनी पत्नी को रसोई की तरफ जाते देखा। उसकी चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह बात समझ में आते देर नहीं लगी कि फिसलने के कारण बेगम के पाँव में मोच आ गई है। मोच खाए पाँव के बावजूद उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया और उसके लिए भोजन परोस दिया। उस समय तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने भोजन पर बैठते समय उससे कहा भी, बेगम तुम भी खा लो, मगर उसने यह कहते हुए उस समय भोजन करने से इनकार कर दिया कि अभी कमरों में झाड़ी लगाना है और बिस्तर ठीक करने हैं, चादर बदलना है। इन कामों को निपटाकर स्नान करूंगी तब भोजन करूंगी, आप खा लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन किया और बगीचे में जाकर टहलने लगा। लगभग घंटे भर बाद जब वह अपने कमरे में आया तो देखा बेगम सारे कामों से फारिग होकर आराम फरमा रही है। उसने बेगम से पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बेगम ने। तो कुछ और करती। दिन का वक्त इंसान को सक्रियता के लिए मिला है बेगम। सक्रिय रहने से मन प्रफुल्लित रहता है, तन में खून का संचार सही रहता है, जिससे सेहत दुरुस्त रहती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम को फिर से अच्छी सेहत का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर बेगम ने मुल्ला को बीच में ही टोक दिया, यह क्या? तुम समझ रहे हो कि मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटी हूँ। सुबह से तो मैं लगातार काम करती रही हूँ, मगर फिसलने के बाद से पाँव में दर्द है। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और तुम हो कि मुझे अच्छी सेहत का राज बताने में लगे हो। मुल्ला ने कुछ देर पहले अपनी पत्नी को लंगड़ाकर चलते हुए देखा था, अब दर्द की शिकायत मिलने पर उसे संदेह हुआ कि बेगम के पाँव में मोच आ गई है। तुरंत उसने बेगम के पाँव देखे। पाँव में सूजन आ चुकी थी। वह तुरंत बेगम की तीमारदारी में लग गया। हल्दी चूने की पट्टी लगाई और पाँव सीधे करके लेटे रहने का निर्देश दिया। यह सब कर चुकने के बाद उसने फिर से कहा, इसीलिए कहता हूँ बेगम, मन और तन में सामंजस्य बनाना जरूरी है। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होती तो दिमाग पे काबू रहता, और दिमाग पे काबू रहता तो शरीर पर नियंत्रण रहता, तो पाँव फिसलने की नौबत ही नहीं आती। उसकी बेगम इस नसीहत से परेशान हो उठी और बात बदलने के लिए बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो। देखो कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आओ।
बिस्तर पर बैठे बैठे ही तह लगा दूं। मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत उठकर छत की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार आवाज उभरी, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। बेगम ने बिस्तर से ही आवाज लगाई, क्या गिरा? कुछ नहीं बेगम, मेरी शेरवानी गिर गई छत से। मुल्ला की दर्दभरी आवाज बेगम को सुनाई पड़ी। उसने पूछा, मगर आवाज तो किसी भारी चीज के गिरने की थी। कुछ नहीं बेगम, शेरवानी में मैं भी हूं न। मुल्ला नसीरुद्दीन की कराहती हुई आवाज सुनकर बेगम बिस्तर से उतरकर आंगन की ओर चल पड़ी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट बताना ना भूले। दो दोस्तों गधे के कानों में न जाने कैसे अपने मालिक की कातर आवाज पड़ गई और वह उछलकर बड़ी ही इंकलाबी आवाज में रेंका। फिर वह खूंटा तोड़कर अपने मालिक की ओर भागा। जैसे ही वह बरसाती से बाहर की तरह लपका, वैसे ही एक बड़ा ढोल भी उसके साथ साथ आने लगा। दरअसल अंधेरे में बिना देखे भाले नसरुद्दीन ने उसे एक ढोल के कुंदे से बांध दिया था। यह वह ढोल था जिसे त्योहारों आदि के मौके पर बजा जाकर चाय खाने का मालिक अपने ग्राहकों को आकर्षित करता था। वही ढोल एक पत्थर से जा टकराया, फलस्वरूप एक तेज आवाज हुई। गधे ने पीछे मुड़कर देखा। इस बार ढोल दाईं ओर एक बच्ची से गया। फिर तेज आवाज हुई, ढम, टकरा। गधे ने सोचा कि कोई शैतान उसके मालिक को छोड़कर उसके पीछे आ रहा है। अब उनकी खैर नहीं। यह ख्याल मन में आते ही वह भयभीत हो उठा और बुरी तरह रेंकता हुआ पूंछ उठाकर बाजार की ओर भागा। रास्ते में करीब 50 से 60 ऊंटों का एक काफिला चीनी मिट्टी के बर्तन और तांबे की चादरें लादे चला आ रहा था। उन ऊंटों ने बुरी तरह रेंकते और धमकने गमकने वाले इस जानवर को अपनी ओर आते देखा तो वे भी घबराकर इधर उधर भाग निकले। घबराहट और बेतरतीब भागने के कारण 66 मुल्ला नसरुद्दीन गिरा। उन पर रखा सामान जमीन पर गिर गिर कर चकनाचूर होने लगा। अजीब सी हौलनाक आवाजें वातावरण में सुनाई देने लगीं। बाजार से दूर जो लोग थे उन्होंने समझा कि बाजार में बलवा हो गया है। आथ वे जिधर मुंह उठा उधर ही भाग लिए। और फिर देखते ही देखते पूरे बाजार में ही नहीं बल्कि आसपास की गलियों में भय और आतंक छा गया। खनखनाहट, रैंकना, टिनटिनाहट, बर्तनों के गिरने की आवाज, चीख पुकार, बिल्कुल नर्क जैसा माहौल बन गया था। ऊंटों और घोड़ों के अंधाधुंध भागने से कितने ही तंबू और चायखानों की बरसातियां उखड़ गई थीं। इस खौफनाक शोर को सुनकर कितने ही लोग सोते से जाग गए थे और अधनंगे हो इधर उधर भाग लिए। घरों दुकानों में रोशनियां गुल हो गईं। भागने वाले अंधेरे में कभी किसी से भिड़ जाते तो कभी किसी जानवर की दुलत्ती खाते। दहशतनाक चीख पुकार मची हुई थी चारों तरफ। वे लोग समझ रहे थे कि कयामत का दिन आ गया है। मुर्गे पंख फड़फड़ाकर अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगे। बकरियां और मेढ़े मिमियाने लगे थे। शोरगुल बढ़ता बढ़ता शहर की घनी आबादी तक जा पहुंचा था। शहर की चारदीवारी पर लगी तोपें दगने लगीं। शहर के पहरेदारों ने समझा कि कोई दुश्मन बुखारा में दाखिल हो गया है। महल के पहरेदारों ने समझा कि बगावत हो गई है। वहां से भी तोपें दागी जाने लगीं। शहर की मीनारों से मुल्ला सहमी हुई आवाजों में दुआएं मांगने लगे। सभी ओर अफरातफरी मची हुई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और वह कहां जाए, क्या करे। अपने महल में अमीर भौचक कासा सिपहसालारों पर गरज बरस रहा था। मगर क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब केवल एक शख्स ही जानता था और वो था मुल्ला नसरुद्दीन। वह बौखलाए ऊंटों व घोड़ों से बचताप चाहता उस दिशा में भाग रहा था जिधर यह खौफनाक शोर पैदा करता उसका गधा भागा जा रहा था। मगर लाख कोशिशों के बावजूद वह गधे को पकड़ नहीं पाया। उसकी यह दौड़ तब तक चलती रही जब तक कि उसके गधे और ढोल को जोड़ने वाली रस्सी टूट न गई।
रस्सी के टूटते ही ढोल लुढ़ककर ऊंटों की ठोकरों में जा पहुंचा। ऊंट उससे बचने के लिए हड़बड़ी में चायखानों के छप्पर, शामियाने और खोखे गिराते चले गए। फिर ऐसा हुआ कि एक मोड़ पर अचानक मुल्ला नसरुद्दीन और उसका गधा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। गधे के मुंह से झाग निकल रहा था और वह बुरी तरह हांफ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि स्वयं भी हांफ रहा था, मगर ऐसे में उसने एक पल की भी देर करना उचित नहीं समझा और गधे की रस्सी पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए बोला, आ चल, उधर चलते हैं, यहाँ तो बेतुका शोर हो रहा है। यह देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था कि गधे जैसे छोटे से पशु के पीछे यदि एक ढोल बांधकर छोड़ दिया जाए तो यह मामूली सा पशु भी कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। अबे, देखा तूने क्या कर डाला। यह सच है कि ये बवाल फैलाकर तूने मुझे सिपाहियों से बचाया है, फिर भी बहुत से गरीब इस अफरातफरी में तबाह हो गए होंगे और उन बेचारों को संभलते संभलते सुबह हो जाएगी। खैर, अब हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहां हमारे आराम में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े। और फिर वह सोचने लगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां वे दोनों चैन से रात गुजार सकें। काफी सोच विचार के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि उसे बुखारा के एकमात्र कब्रिस्तान में ही चैन मिल सकता है। शर्तिया बात है कि वहां किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आने वाला था। उसका ऐसा सोचना किसी हद तक ठीक भी था। शहर में चाहे कितनी ही गड़बड़ी क्यों न फैले, मगर कब्रिस्तान में किसी प्रकार की कोई आफत नहीं आ सकती थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी लगाम पकड़ी और कब्रिस्तान की ओर रुख किया। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने शहर बुखारा में अपनी वापसी का धमाकेदार पहला दिन पूरा किया। उसने गधे को एक कब्र के पत्थर से बांध दिया और स्वयं दूसरी कब्र पर जाकर लेट गया। उधर शहर में सारी रात तोपों की गर्ज, शोरगुल व चीख पुकार मचती रही, मगर वह लंबी तानकर सो रहा था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, मेठ रोशन अली के घर एक उत्सव का आयोजन था। उस उत्सव के बाद नामुहिक भोज था। रोशन अली ने भोज के लिए शहर के सभी नामी गिरामी लोगों को न्योता भेजा था। न्योता मुल्ला नसीरुद्दीन को भी भेजा गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन को इस तरह के किसी भी आमंत्रण से कोई प्रसन्नता नहीं होती। वह यह समझता था कि लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाते हैं कि वे समाज को दिखला सकें कि देखो, मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा बुलंद दिमाग इंसान भी मेरे घर आता है। वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन खुद को बुलंद दिमाग इंसान मानता हो, ऐसी बात भी नहीं थी। उसके जितने भी हैरतंगेज कारनामे थे वे बनायास ही घटित हो गए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन जब कभी भी अपने में झोंककर खुद को पहचानने की कोशिश करता तो पाता कि वह एक विवश इंसान है जिसे प्रतिदिन अपना और अपनी पत्नी के भोजन के लिए मजदूरी करनी होती है, और हर रात वह यह सोचते हुए सोता था कि कल यदि मजदूरी के लिए कोई काम नहीं मिला तथ। मुल्ला की पत्री को जब मालूम हुआ कि सेठ रोशन बली के घर से मुल्ला नसीरुद्दीन को न्योता मिला है, तब वह बहुत खुश हुई और मुल्ला के लिए रेशमी जरीदार शेरवानी, साटनी चूड़ीदार पाजामा, रेशमी टोपी और नक्काशीदार जूती निकाल दी। मगर भोज के दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह से ही अपने दरवाजे के पास की खाली जमीन में सब्जियों के पौधे लगाने में व्यस्त हो गया। भोज का उसे ख्याल ही नहीं रहा। अचानक उसकी बेगम को ही बात आया कि आज तो मुल्ला को सेठ रोशन अली के घर भोजन करने जाना था। वह रसोई से निकली और दरवाजे पर आकर उसने मुल्ला को बात दिलाया, कैसे हो तुमा, किसी काम में लग जाओ तो तुम्हें दीन दुनिया का भी अतापता नहीं रहता। आज तुम्हें सेठ रोशन अली के घर भोज खाने जाना है। ओ हाँ, याद है मुझे। बस 2 पौधे बच गए हैं, उन्हें लगाकर निकल जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम से कहा। बेगम फिर रसोई में चली गई।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूरी तन्मयता से दो पौधे और रोपे, फिर हाथ की मिट्टी माहता हुआ उठा और अपने गधे को खोला। जिस हाल में मुल्ला था उसी हाल में निकल गया सेठ रोशन अभी के घर जाने के लिए। जब गधा बाधा रास्ता तय कर चुका तब मुल्ला को याद आया कि उसने जाज खान नहीं किया। बेगम ने उसके लिए शानदार लिबास निकाल कर रखा, बाकी जब मुल्ला मंठ रोशन जली के घर जाएगा तो इन्हें पहन लेगा, मगर मुल्ला ने वे कपड़े भी नहीं पहने थे। गधा दौड़ता हुआ मुल्ला अजीब लग रहा था। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, कपड़े मिट्टी सने थे, दाढ़ी और बाल में धूल बंटा पड़ा था। मुल्ला नसीरुद्दीन की नजर अपने पाजामे पर गई। पाजामा गंदा तो था ही, उस पर कई जगह पैबंद भी लगे थे। मुल्ला अब बोरा संकुचित हुआ। उसे लगा कि किसी भोज में शामिल होने जाने का उसका तरीका लोकस्तरीय नहीं है, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के साथ ही उसका गधा मेठ रोशन अली के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को एक पेड़ से बांध दिया और यह सोचता हुआ बहू सेठ रोशन अली के घर की ओर जाने लगा कि वे ख्याली में वह जिस हाल में था उसी हाल में रोशन अली के घर चला आया। खैर, अब भविष्य में वह इस बात का ख्याल रखेगा कि जब कभी भी वह किसी के घर जाए तो अपने को साफ सुथरा करके वंग के कपड़े अवश्य पहने हो। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन जब सेठ रोशन अली के घर में प्रवेश करने लगा तो दरवाजे पर खड़े दरबान ने उसे रोक लिया। अरे रे रे रे, कहाँ घुसे जा रहे हो? दूर हटो, बाहर इंतजार करो। भोज खत्म होने पर तुम्हें भी कुछ खाने को मिलेगा। अभी दूर हटो, दरबान ने डंडा उठाकर उसे दूर रहने का इशारा करते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबान को बताया, मैं सेठ रोजन अली का मेहमान हूँ। मुझे सेठ ने आमंत्रण पत्रा भेजकर खासतौर में बुलाया है। मगर दरबान उसे देखकर हंस पड़ा, तू और सेठ रोशन बली का मेहमान? जा भाई जा, अपना काम कर। तुझ जैसों को रोशन अली का आमंत्रण पत्रा मिलने लगे तो फिर कहना ही क्या। दरबान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को धक्का देकर सेठ के दरवाजे से दूर धकेल दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने स्थान से उठा और अपने गधे के पास आ गया। उसने गधे को खोला और उस पर बैठ गया तथा गधे को अपने घर की तरफ सरपट दौड़ाने लगा। घर पहुंचकर उसने आन किया। चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी पहनी, नक्काशीदार जूती पहनी, रेशमी टोपी सिर पर डाली और फिर गधे पर बैठकर सेठ रोशन अली के घर पहुंचा। दरबान ने उसे देखकर झुककर सलाम किया और दरवाजे से हटकर उसके लिए जगह बनाई। रोशन अली मेठ ने दूर से ही मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर पहचान लिया और दौड़ता हुआ उसकी अगवानी के लिए आया। मुल्ला को झुककर सलाम किया और फिर उसका दामन भानकर उस जगह ले गया जहां पर अतिविशिष्ट लोगों के बैठने की जगह बनी हुई थी। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बैठाया और अपनी निगरानी में उसके लिए भोजन परोंबाया। मुल्ला नसीरुद्दीन भोजन परोसे जाने के बाद खामोशी से भोजन की तरफ देखता रहा, फिर अपनी टोपी उतारकर भोजन की थाली के सामने रख दी। फिर कहा, ले टोपी तू खा ले। फिर उसने अपनी शेरवानी उतारी और बाल के पास शेरवानी रखते हुए कहा, ने शेरवानी तू खाने। सेठ रोशन अली आश्चर्य से मुल्ला नसीरुद्दीन को देख रहा था। उसे इतनी बात अवश्य समझ में आ गई थी कि कहीं कोई चूक हुई है, जिसके कारण मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसी हरकत कर रहे हैं, जबकि वहां पर बैठे अन्य अतिथि यह समझ रहे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग खराब हो गया है। कहीं टोपी और शेरवानी भी भोजन करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब पाजामा खोलने के लिए इजारबंद को पकड़ा तब सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है मुल्ला नसीरुद्दीना, आप किस बात से खफा हैं? कुछ मुझे भी तो बताए। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बात क्या रहेगी सेठ रोशन अली? मैं कोई बड़ा आदमी तो है नहीं।
इस तरह के भोज में आने जाने का शऊर तो मुझ में है ही नहीं। आज सुबह में अपनी सब्जी की बगिया में घुस गया और पौधे लगाने के काम में लग गया। मेरी बेगम ने मुझे याद दिलाया कि सेठ रोशन अन्नी साहब के घर में न्योता है। मैं हाथ का काम निपटाकर यह सोचकर तुरंत चल पड़ा कि बड़े लोगों के घर से यदि बुलावा हो तो समय का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इसलिए न तो मैंने चेहरा धोया, न हाथ धोए धोए और न ही कपड़े बदले। जब मैं आपके दरवाजे पर आया तब आपके दरबान ने मुझे रोक दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं यहाँ आमंत्रित अतिथि हैं। नेठ रोशन बली ने मुझे खास ताकीद की है कि मैं अवश्य आऊं और भोज में शिरकत करूं, मगर दरबान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और फकीरों की पांत में बहा हो जाने के लिए कहा। मैं लौटकर अपने घर गया, नहा धोकर ये कपड़े पहने और आपके दरवाजे पर आया तो मेरा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। आपने बढ़कर मेरी अगवानी की। इससे ही मुझे समझ में आया कि इस दावत में मेरी नहीं, मेरे कपड़ों की प्रतिष्ठा है। इसीलिए मैं बारी बारी से अपने कपड़े उतारकर उन्हें दावत का लुत्फ उठाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ रोशन अली से कहा। सेठ रोशन अली ने दरबान के व्यवहार पर मुल्ला नसीरुद्दीन से खेद जताया और उन्हें आश्वस्त किया कि दावत उसे ही दी गई है, उसके कपड़ों को नहीं। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, हम जानते हैं कि आप हमारे शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप दुनियावी बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप जिस लिबास में भी रहें, हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं अपने दरबान के व्यवहार से नजजित हैं। हमें माफ कर दें। सेठ रोशन अली की मुलायमियत से कही गई बातें सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन का गुस्सा जाता रहा और वह दावत का मजा लेने के लिए बैठ गया। सेठ रोशन अली ने खुद परोस परीस कर मुल्ला नसीरुद्दीन को भोजन कराया। मुल्ला नसीरुद्दीन खूब तुप्त होकर सेठ रोशन अली के घर से अपने घर वापस आया। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।